स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे मैग्नेटिज्म के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत करते हैं मटेरियल्स के टाइप की एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की। देखो बच्चों, अभी तक के लेक्चर में हम बातचीत कर रहे थे 5 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जहाँ पर मैंने आपको बताया कैपिटल H का मीनिंग क्या है, कैपिटल B का मीनिंग क्या है, कैपिटल I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका एग्जैक्टली सेंस क्या है। उसके बाद हमने 2 क्वांटिटीज़ की और बातचीत की, सस्पिटेबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। इन पांचों क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने के बाद बेटा हम डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल को। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मैं काई की बातचीत करूं तो काई की वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम मटेरियल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है बेटा डाई मैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है बच्चों हमारा फेरोमैग्नेटिक। एक बार हम डाई मैग्नेटिक डिस्कस करेंगे, एक बार हम पैरा और एक बार हम फेरो डिस्कस करेंगे। हम बातचीत करेंगे इन तीनों मटेरियल का मीनिंग क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर फ्रेम होती है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था कि काई की वैल्यू के रेस्पेक्ट में, डेट मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल के रेस्पेक्ट में, हम मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में हम फेरी मैग्नेटिक भी ले लेते हैं, लेकिन हम फिजिक्स के हिसाब से 3 टाइप में ही डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक टाइप के मटेरियल से। इसमें आप फर्स्ट टाइप हेडिंग डालो डाई मैग्नेटिक मटेरियल। एक टाइप का मटेरियल समझ में आएगा तो दूसरे टाइप का समझना और इजी होगा। तो हियर फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल इज डाई मैग्नेटिक मटेरियल। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बातचीत करूँ तो इसके एक एक पॉइंट हम लेके चलते हैं कि लेट्स से मेरे पास ये कोई भी एक मटेरियल है। इनिशियली इसको मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं रखा है, तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक डाइपोल होंगे वो रैंडमली सभी अलाइंड होंगे। ओवरऑल इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ओवरऑल इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। आ रही बात समझ में कि इनिशियली मेरे पास कोई भी मटेरियल है, इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं रखता हूँ तो इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल हैं वो रैंडमली अलाइन होंगे एंड ओवरऑल इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। बट अगर मैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, लेट्स से बेटा मैंने यहाँ पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और अब मैंने मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। पहली बात क्या करते हैं बेटा? ये अपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो अपोज होता है ये वीक अपोज होता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रांगली अपोज करते हैं, डेट मीन्स रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रांगली दूर जाने का ट्राई करते हैं। काफ़ी वीकली ये रिपल्सन फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है। अल्टीमेटली होगा क्या कि इनिशियली तो डाइपोल मोमेंट 0 था, लेकिन बेटा जैसे ही मैंने इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अब इनका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाता है। और जो नेट डाइपोल मोमेंट है या मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, अप्लाइड तो किधर था? अपवर्ड में, और इस मटेरियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट में आएगा। सारे डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आए हैं, डेट मीन्स जो रिपल्सन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन नहीं होता, वो वीक रिपल्सन होता है। अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा बेटा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है अपना B माइनस B। आ रही बात समझ में? तो एक तो इनको समझने का बड़ा आसान सा तरीका है कि दे अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो अपोजिंग नेचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पहला तरीका इसे समझने का। चलिए अगले तरीके से समझने का ट्राई करते हैं और दूसरा तरीका यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो कि बेटा ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह आगे फॉरवर्ड हो रही है। यहाँ पर बेटा मैंने ये कोई भी एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। ठीक है, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल का नेचर कैसा होता है? अपोजिंग नेचर। डेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो डाई मैग्नेटिक मटेरियल से दूर जाने का ट्राई करेंगी, इसके पास नहीं आती हैं, इससे दूर जाती हैं। लेकिन ये जो रिपल्सन होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो कुछ इसमें से पास भी होंगी। अल्टीमेटली अगर यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चेक किया जाए, अगर यहाँ मैं B1 लिखूँ, इधर मैं B2 लिखूँ, तो B1 की वैल्यू B2 से ज़्यादा होगी। ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इमेजिन हो रहा है अब क्या होगा डाई मैग्नेटिक मटेरियल? इन 2 प्रॉपर्टी से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, और जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
राइट। या मैं इसको फील्ड लाइंस वाले तरीके से समझाने का ट्राई करूं तो हम इसको फील्ड लाइन वाले मेथड से भी समझ सकते हैं, ठीक। अगले पॉइंट की अगर मैं बातचीत करूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड इन डाईमैग्नेटिक मटेरियल, in dimagnetic material is due to in dimagnetic material is due to orbital motion of electron। किनके कारण आता है बेटा इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण आता है। जैसे आपने पढ़ रखा है एटम में न्यूक्लियाई होगा, फिर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके मूवमेंट के कारण, चार्ज के मूवमेंट के कारण ये प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अगली बातचीत करते हैं बेटा, इसको और दूसरे पॉइंट से समझने का ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ। लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि ये कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये कोई भी साउथ पोल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनसे मैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल को समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लो बेटा ये जो पोल्स हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और इसके जो बीच में वीक मैग्नेटिक फील्ड है। कंपेरेटिवली टू पोल्स, कंपेरेटिवली टू मैग्नेट एंड्स, बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम है। ये कोई भी एक बाउल है, इस बाउल में बेटा आपने मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर रखा है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल को आपने डाल दिया, ठीक है। अब होगा क्या, इनिशियली मैंने ऐसे डाईमैग्नेटिक मटेरियल को बाउल में फिल किया था। अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने का ट्राई करेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है बेटा, इन मैग्नेट के पोल्स पर। दैट मीन्स कि जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने का ट्राई करेगा। अल्टीमेटली इस मैग्नेटिक मटेरियल की जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ये बीच में ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कंपेरेटिवली टू एंड्स। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने का ट्राई करेगा। आ रही बात समझ में? या इस क्वेश्चन को बेटा मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि मान लो बेटा ये कोई भी नॉर्थ पोल है, ये कोई भी साउथ पोल है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कोई भी बाउल है, इस बाउल में बेटा मैंने डाईमैग्नेटिक मटेरियल को फिल कर रखा है, राइट। अब देखिए, अगर बीच में स्ट्रॉन्ग है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने का ट्राई करेगा। अल्टीमेटली ये वीक मैग्नेटिक फील्ड के पास ज़्यादा इकट्ठा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा की पूरा चला जाए, क्योंकि जो रिपल्सन है वो तो वीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे हो जाएगी। आ रही बात समझ में कि पोल्स पर अगर मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड लिया है, बीच में स्ट्रॉन्ग लिया है, तो स्ट्रॉन्ग से दूर जाएगा, करेक्ट। या इस बात को एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको बेटा ये कोई भी एक यू ट्यूब दी हुई है, ये कोई भी ट्यूब है, ठीक है, यू शेप की, और इसमें बेटा मैंने डाईमैग्नेटिक मटेरियल को फिल कर रखा है। कोई भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल का हमने पाउडर यहाँ पर फिल कर दिया, राइट। अब देखिए मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर है ना एक मैग्नेट को रख देता हूँ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये जो लेफ्ट आर्म है इसके दोनों राइट कॉर्नर्स पे हमने क्या कर दिया बेटा, मैग्नेट को रख दिया। जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नेट को रखा तो इस लेफ्ट आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई कंपेरेटिवली टू राइट आर्म, क्योंकि लेफ्ट आर्म मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में है, राइट। अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा अगर यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया तो ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, दैट मीन्स इससे दूर जाने का ट्राई करेगा। अब दूर कैसे जा सकता है, तो दो तरीके, या तो ये ऊपर उठे या ये नीचे आए। अगर ये ऊपर उठा इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये ऊपर उठा तो मटेरियल तो मैग्नेट से दूर ही नहीं जा पाएगा, मटेरियल को तो दूर जाना है। अल्टीमेटली ये मटेरियल नीचे आता है और राइट आर्म का लेवल बढ़ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राइट आर्म का लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर अपोज करेगा, अपोज करने के कारण ये दूर जाने का ट्राई करेगा। अल्टीमेटली इसके राइट आर्म का लेवल बढ़ जाएगा और लेफ्ट आर्म का लेवल कम हो जाएगा, करेक्ट। अब बात आ रही है समझ में कि ये हम अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझने का ट्राई कर रहे हैं, इमेजिन करने का ट्राई कर रहे हैं।
कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, राइट। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। जैसे चलो एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी आपके पास नॉर्थ पोल है, ये कोई भी साउथ पोल है। एक मेरे पास बेटा कोई भी एक मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल को मैं यहाँ पर हैंग करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल की ये निडल है, ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने का ट्राई करेगा। डेट मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल होती तो मैग्नेट के पास जा रही है, वर्टिकल में ये मैग्नेट से दूर रहेगा। तो अगर मैं कोई भी डाई मैग्नेटिक मटेरियल को हैंग करूं तो बेटा उसकी ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल रहने वाली है। आ रही बात समझ में? सभी में मैं एक ही बात कहने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का ये अपोज करता है, लेकिन जो अपोज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। करेक्ट। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगर बेटा मैं इसकी सस्पिसिबिलिटी की बातचीत करूं, काई की वैल्यू की बातचीत करूं, तो इसकी वैल्यू होती है -1 से 0 के बीच में। और आप यहां से ही इस बात को समझ सकते हो, अगर इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो मैं बोल सकता हूं बच्चों कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, आई, जो भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर एक्स नेगेटिव है, ये काई नेगेटिव है, तो आई भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और नेगेटिव क्या बताएगा? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर एच की डायरेक्शन ऊपर है तो काई आई की डायरेक्शन नीचे होगी। यहाँ से भी ये बात क्लियर हो जाती है मैथमेटिकली कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करेक्ट। अगर मैं बेटा म्यू आर की वैल्यू की बातचीत करूँ तो दोनों साइड LHS और RHS में मैं 1 ऐड कर देता हूँ। 1 इधर ऐड किया, इधर 1 ऐड किया और इधर भी मैंने 1 ऐड किया। करेक्ट। तो 1 प्लस काई तो क्या होता है बेटा हमारा? 1 प्लस काई हो जाएगा हमारा सीधा सीधा म्यू आर। डेट इज मैं इसको लिख दूंगा, ये तो हो गया अपना म्यू आर। तो इसके लिए म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होती है। म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगी। अगर बेटा मैं अगले कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बातचीत करूँ, काई और टेम्परेचर डिपेंडेंस की हम बातचीत करें कि टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट होगा, तो कितना ही टेम्परेचर में चेंज कर लो, काई की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। जो काई की वैल्यू है बेटा वो हमारी फिक्स ही रहती है। डेट मीन्स अगर मैं बेटा यहाँ पर वैल्यू और इस काई का ग्राफ बनाता हूँ तो काई अपना नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। काई की वैल्यू में अपना कोई भी चेंज नहीं होगा। करेक्ट। आ रही है बातचीत समझ में? ये छोटे छोटे से इनके पॉइंट्स हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पर आई और एच के ग्राफ की बातचीत करूँ तो अगर मैं h को बढ़ाता जाऊंगा तो सीधी सी बात है i की वैल्यू भी अपनी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन ये किधर जाएगा? नेगेटिव साइड जाएगा। नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि काई अपना नेगेटिव है, इसलिए स्लोप अपना नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। करेक्ट। इस तरह से इनका i और h का ग्राफ फॉर्म होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कवर होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट से हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल को समझ सकते हैं। इनसे ही हम बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल को भी समझ पाएंगे और इन्हीं की हेल्प से बेटा हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को भी डिफाइन करते हैं। राइट। तो देखिए सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, एक बार वापस से समराइज करूं। डाईमैग्नेटिक मटेरियल का जो बेसिक पॉइंट है वो है कि अपोजिंग फोर्स होता है, लेकिन जो अपोजिंग फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक अपोजिंग फोर्स होता है। इनिशियली डाइपोल मोमेंट 0 है, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इसी बात को बेटा मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझाने का भी ट्राई किया। और अगला पॉइंट बताया कि इनका जो कॉज होता है डेट इज ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं तो यहाँ पर इनको मैंने क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से समझाने का ट्राई किया है कि वीकली अपोज हो रहा है तो कैसी कैसी प्रॉब्लम हमारी फ्रेम हो सकती है। अगले पॉइंट पर बेटा हमने कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिए हैं, अगर जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम अटेम्प्ट कर लें। काई की वैल्यू क्या होगी, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी और इनका ग्राफ अपना कैसा होगा। करेक्ट। चलिए अगली बातचीत करते हैं। तो ये तो हमारा बेटा पहले टाइप का मटेरियल हो गया, डेट इज डाईमैग्नेटिक मटेरियल। अब सेकंड बातचीत करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। एक बार आप अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये मटेरियल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सब कुछ अच्छे से याद रह जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने का ट्राई करना। देखो बच्चों, डाईमैग्नेटिक में तो हो रहा था रिपल्सन, लेकिन वीक रिपल्सन था। लेकिन अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बातचीत करूं तो मान लो ये कोई भी एक मटेरियल है,
अभी इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं लाए हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। इसमें सारे डाइपोल जो है वो रैंडमली अलाइंड होंगे और नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 रहने वाला है, करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लेके आता हूँ, जैसे ही मैं इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो देखो बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ये जो मटेरियल है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। डाईमैग्नेटिक अपोज करता है जबकि पैरामैग्नेटिक सपोर्ट करता है। और ये जो सपोर्टिंग नेचर है ये बेटा वीक सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, सारे के सारे डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो सपोर्टिंग नेचर होगा वो थोड़ा वीक होगा। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बेटा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन जो सपोर्ट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। और इस मटेरियल के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा। अल्टीमेटली नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखा जाए तो ये बढ़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेटा B + B। नेट मैग्नेटिक फील्ड और पैरामैग्नेटिक मटेरियल दैट विल बिकम B + B। आ रही बात समझ में? तो पहला तो इसको समझने का एकदम आसान सा तरीका हो गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर मैं बेटा यहाँ पर सेकंड बातचीत करूँ, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं सेकंड इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझाने का ट्राई करूँ, मान लो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इधर कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। लेकिन जो सपोर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये सपोर्ट वीक सपोर्ट होगा। डेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी थोड़ी पास आ जाएंगी क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल से ही पास हो, करेक्ट। अल्टीमेटली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ अपनी बढ़ जाएगी, B2 की वैल्यू जो है वो B1 से ज़्यादा होगी। तो डिफ्रेंशिएट करना एकदम आसान है। डाई मैग्नेटिक में रिपल्सन था, यहाँ पर अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों में जो रिपल्सन और अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो वीक है, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं है, करेक्ट। चलिए अगर बेटा मैं इनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से समझने का ट्राई करूं कि मान लो आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये कोई भी मैग्नेट का साउथ पोल है, और इस बाउल में आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को फिलअप किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को फिल किया हुआ है, ठीक है। इनके बीच में जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड है, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू मिड ऑफ द मैग्नेट। तो क्या होगा, अगर पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की साइड अट्रैक्ट होगा। डेट मीन ये जो मटेरियल है ये पोल्स की साइड जाना स्टार्ट होगा कंपेरेटिवली टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा बेटा इसकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप की बनती हुई चली जाएगी। आ रही बात समझ में कि अल्टीमेटली इसकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप की बनेगी। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो फोन साइलेंट नहीं था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने बाउल में मैग्नेटिक मटेरियल को फिल किया तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, और जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है लेकिन तब भी वो सपोर्ट है। डेट मीन्स मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की साइड जाने लगेगा, लेकिन पूरा मटेरियल भी नहीं जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन को मैं बेटा अपोजिट तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली टू पोल्स। अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और आपने यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल फिल किया हुआ है, राइट। अब देखिए जहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा मटेरियल उसकी साइड अट्रैक्ट होगा, तो मैं बोल दूंगा बेटा मटेरियल इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की साइड आने लगेगा और पोल्स पर थोड़ा मटेरियल कम हो जाएगा, करेक्ट। इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये इस टाइप से हम डीलिंग करते हैं, इस टाइप से इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैं बेटा अगली बातचीत कर लूँ, मान लो आपको दिया हुआ है बेटा ये कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है,
ये कोई भी मैग्नेट का साउथ पोल है, मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर स्ट्रिंग से हैंग कर देता हूँ। जैसे ही मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हैंग करूँगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होगा। डेट मीन इसकी जो ज्योमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ना कि वर्टिकल होगी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन होने वाला है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया। जबकि डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो था उसकी ज्योमेट्री हमारी वर्टिकल हो जाती है, राइट। जैसे अगली बातचीत अगर करी जाए, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। जैसे मैं यूट्यूब के रेस्पेक्ट में बातचीत करूं कि बेटा ये कोई भी यू ज्योमेट्री की ट्यूब है और इसमें आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को फिल कर रखा है। इसमें हमने क्या कर रखा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को फिलअप किया हुआ है, राइट। अब देखिए बच्चों, जैसे ही मैं अगर यहाँ पर एक कोई भी मैग्नेट को रखता हूँ, ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, ये अपना साउथ पोल। जैसे ही मैंने इधर मैग्नेट को रखा तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के कारण इसका जो लेवल है वो लेवल राइज कर जाएगा। डेट मीन लेफ्ट आर्म का लेवल राइज कर जाएगा और राइट आर्म का लेवल जो है वो अपना कम हो जाएगा। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। लेफ्ट आर्म में मटेरियल ज़्यादा होगा, राइट आर्म में मटेरियल कम होगा। ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की डीलिंग है। बात आ रही है समझ में। तो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक को समझना एकदम आसान है, बस एक एक पॉइंट को हमें अच्छे से समझना होता है। अगर मैं बेटा यहाँ अगली बातचीत करूँ, 7th पॉइंट की बातचीत करूँ, जैसे मान लो अगर मैं बेटा इसकी काई की वैल्यू की बातचीत करूं तो ये पॉजिटिव होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए काई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी नहीं है इसलिए काई की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर इस बात को समझा जाए तो आपने पढ़ा है आई डेट इज इक्वल टू होता है काई इंटू एच। काई पॉजिटिव है तो आई भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कि मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आने वाला है। लेकिन काई की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है इसलिए आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी। डेट मीन्स मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन हाँ जो भी होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। अगली अगर बच्चों बातचीत की जाए, यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू की बातचीत करें, यहाँ पर मैं हर जगह 1 1 ऐड कर देता हूँ। ये हो गया 0 + 1, ये हो गया 1 + काई, ये हो गया 1 + 1। तो यहाँ से आएगा बेटा म्यू आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है और 2 से छोटी होती है, करेक्ट। अगर मैं बेटा अगर टेम्परेचर और काई के ग्राफ की बातचीत करूँ तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हुए जाते हैं काई की वैल्यू कम होती हुई चली जाती है। डेट मीन यहाँ पे डिफाइन होता है कि जो काई का रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ रेसिप्रोकल होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज होती हैं। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हुआ जाता हूँ काई की वैल्यू जो है वो अपनी कम होती हुई चली जाती है। तो इसका काई के साथ अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, राइट। चलिए ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं बच्चों हम अगले 3rd पॉइंट की, डेट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। तो इस तरीके से हम बेटा डाई और पैरा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पैरा में भी कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बातचीत करूँ तो बेटा जैसे हम डाई में डिफाइन कर रहे थे, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन they possess magnetic moment, ultimately they produce magnetic field। डाईमैग्नेटिक में अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, पैरामैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गए बेटा इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हो गए बेटा यहाँ पर विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट जिन पर डायग्राम वाइज क्वेश्चन आ जाए, और ये इसका बेसिक डेफिनेशन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल को समझने का, राइट। सेम वे में बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब बातचीत करते हैं हमारे बेटा 3rd टाइप, डेट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बातचीत करूँ तो सीधी सी बात है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे थे। सेम वे में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। डेट में पूरा की पूरे मटेरियल या पूरे के पूरे मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली फेवर करते हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली इस टाइप के मटेरियल स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। इस बात को अगर मैं समझाने का ट्राई करूं तो मान लो बच्चों ये मेरे पास कोई भी मटेरियल है, इनिशियली मैंने इसको कोई भी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में नहीं रखा है, तो इसके सारे डाइपोल रैंडमली अलाइंड हैं, ओवरऑल इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं इसको बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इसमें प्रेजेंट मैग्नेटिक डाइपोल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली बेटा ये इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे तो इसके डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। डेट मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये हो जाता है बेटा बी नेट अपना B प्लस B है। आई बात समझ में नहीं आई? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। इनिशियली डाइपोल मोमेंट क्या था 0, जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इनका नेट डाइपोल, ये जो मटेरियल है इनके डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं और इनका डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो हो जाता है और ये अलाइन हो जाते हैं सेम एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। एक तो इसको समझने का तरीका हमारा ये हो गया, ठीक है। या इसको मैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में समझाऊं तो मान लो आपको बेटा ये कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिवन है, यहां पर बेटा ये कोई भी मटेरियल अपना रखा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मटेरियल को क्या करें, मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सपोर्ट करेगा। डेट मीन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल में से पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगी। अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सीधा सीधा अंतर है पैरा और फेरो को अगर कंपेयर किया जाए, पैरा मैग्नेटिक में भी अट्रैक्शन होता है, सपोर्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक में भी अट्रैक्शन होता है, डेट मीन्स सपोर्ट होता है। ओनली डिफरेंस है बेटा स्ट्रेंथ का। पैरामैग्नेटिक वीकली सपोर्ट करता है जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं और इस स्ट्रांग सपोर्ट के कारण सारी फील्ड लाइंस इस मटेरियल से पास होना स्टार्ट कर देती है। आई बात समझ में नहीं आई? अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा बेटा इनके लिए B2 ग्रेटर देन B1 हो जाएगा। तो एक तो समझने का तरीका हो गया ये डायग्राम वाइज। जैसे अभी तक हम बाकी मटेरियल को एक्सप्लेन कर रहे थे तो इसकी डेफिनेशन को एक तो इस तरीके से समझा जा सकता है। और अगर मैं बेटा यहाँ पर कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म की बातचीत करूं तो इसका कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें प्रेजेंट होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल जिसके कारण ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है और प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इसका होगा अपना कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, करेक्ट। चलिए अब इस बात को बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो आपको बोला है बेटा कि ये कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये कोई भी मैग्नेट का साउथ पोल है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है, राइट। और ये कोई भी बाउल है जिसमें आपने डाई मैग्नेटिक मटेरियल को फिल कर रखा है। यहां पर हमने बीच में क्या किया हुआ, डाई मैग्नेटिक मटेरियल को फिल किया हुआ है। अब देखिए ये बेटा जो इसके पोल्स हैं, पोल्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी लेकिन बीच में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा बेटा ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा तो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की साइड जाना स्टार्ट होगा, तो पूरा की पूरा मटेरियल बेटा इसके पोल्स की साइड इकट्ठा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अल्टीमेटली ज़्यादा मटेरियल इसके पोल्स के पास आता है। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर? या तो इसको आप इस तरीके से समझ लो या इसका मैं अनदर केस लूँ। आपको बोला है कि ये कोई भी एक नॉर्थ पोल है, ये कोई भी एक साउथ पोल है, बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक बाउल है, इस बाउल में मैंने यहाँ पर मटेरियल को फिल कर रखा है, करेक्ट। अब देखिए अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो बेटा यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को मटेरियल सपोर्ट करेगा। डैट मीन्स अब मटेरियल जो है वो पूरा बीच में ही इकट्ठा हो जाएगा, पोल्स पर मटेरियल नहीं जाएगा।
जहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा मटेरियल उधर अट्रैक्ट होगा और पूरा की पूरा मटेरियल स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की साइड आ जाएगा। करेक्ट। या मैं बेटा यहाँ पर अगली बातचीत करूँ कि मान लो आपको दिया हुआ है बेटा ये कोई भी एक यूट्यूब है, ठीक है, और बेटा मैंने यहाँ पर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को फिल कर रखा है। राइट। अब मैं बेटा यहाँ पर लेफ्ट आर्म पर मैग्नेट रख देता हूँ, ये कोई भी मैंने मैग्नेट रख दी, तो बताओ क्या होने वाला है। सीधी सी बात है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा और इसके सपोर्टिंग नेचर के कारण जो मैग्नेटिक मटेरियल का लेवल है लेफ्ट आर्म में वो रेज कर जाएगा, राइट आर्म में कम हो जाएगा। और कंपेरेटिवली टू पैरामैग्नेटिक इसमें लेवल ज़्यादा राइज करेगा क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, यहाँ पर जो सपोर्ट है वो पैरामैग्नेटिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। तो यहाँ पर लेवल ज़्यादा लेफ्ट आर्म में राइज कर जाएगा और राइट आर्म में लेवल जो है वो अपना कम हो जाएगा। राइट। जैसे अगर मैं अगले पॉइंट से इसको समझाने का ट्राई करूँ कि मान लो बेटा आपको दिया हुआ ये कोई नॉर्थ पोल है, ये कोई भी साउथ पोल है, मैंने कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर हैंग किया है, तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। ओवरऑल इसकी जो ज्योमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ओवरऑल ये अपना मटेरियल कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस तरीके से हम इन सारी बातों को समझ सकते हैं। आ रही बात समझ में। ये तो हो गया बेटा इसका डेफिनेशन फेरोमैग्नेटिक का। ये हो गया बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट। इस तरीके से इनको समझा जा सकता है। अगली अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करूँ, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बातचीत करूँ तो काई की वैल्यू के लिए अगर हम लिखें तो सीधी सी बात है बेटा कि ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है तो इसकी जो काई की वैल्यू है ये 1 से काफ़ी बड़ी होती है। या मैं बेटा म्यू आर की वैल्यू की बातचीत करूँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बातचीत करूँ तो ये वैल्यू हमारी 2 से काफ़ी बड़ी होती है। सीधी सी बात है 1 प्लस काई क्या हो जाएगा, म्यू आर। डेट मीन म्यू आर की वैल्यू 2 से काफ़ी बड़ी होती है। अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है आई और एच का जो रिलेशन है, यहाँ पर काई बहुत बड़ा है तो आई भी बहुत ज़्यादा आएगा। अगर मैं इस तरीके से आई और एच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो जैसे जैसे बेटा मैं एच को बढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे मटेरियल में आई भी बढ़ता चला जाता है और एक टाइम पर ये अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर पहुँच जाता है। एक टाइम में सारे डाइपोल ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। करेक्ट। यहाँ मैं बेटा अगली बातचीत करूँ, टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी की बातचीत करूँ तो देखिए सीधी सी बात है कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। तो बेटा इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ इसकी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो अपनी कम होती ले जाती है और ये जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। अभी हम मटेरियल्स को समझने का ट्राई कर रहे हैं कि मटेरियल कैसे कैसे होते हैं। 3 टाइप के मटेरियल मैंने आपको बताए हैं, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अगर मैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बातचीत करूं तो यहाँ पर बेटा वीक रिपल्सन है, जबकि पैरामैग्नेटिक में वीक अट्रैक्शन है और फेरोमैग्नेटिक में हमारा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। आ रही बात समझ में। यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, पैरा में भी ऑर्बिटल और स्पिन के कारण आया, जबकि फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट होते हैं जिनके कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैंने आपको बताई है काई की वैल्यू क्या होगी, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, काई और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, आई और एच का रिलेशन अपना क्या होगा। क्लियर। अगर बेटा मैं एग्जाम्पल की बातचीत करूं, जैसे अगर हम डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बातचीत करें, 1-2 एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि कौन कौन से मटेरियल होंगे। अगर मैं बेटा डाई मैग्नेटिक के लिए लिखता हूँ तो गोल्ड डाई मैग्नेटिक होता है, सिल्वर अपना डाई मैग्नेटिक होता है, या मैं बोलूँ बेटा कॉपर को भी हम डाई मैग्नेटिक में लेते हैं। ठीक है। अगर बेटा मैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल की बातचीत करूँ तो सीधी सी बात है बेटा कि प्लेटिनम को हम लेते हैं डाई पैरामैग्नेटिक में, एल्यूमिनियम को हम लेते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक में। 1-2 एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हो। सेम वे में अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बातचीत करूं तो आयरन हमारा बेटा फेरोमैग्नेटिक है, कोबाल्ट स्टील हमारा फेरोमैग्नेटिक है जो मैग्नेट को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। क्लियर।
अगर आपकी इन तीनों मटेरियल से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है, कॉन्सेप्ट क्वेरी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई पर्टिकुलर पार्ट में क्वेरी है, तो आप अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप पर उस क्वेरी को भी पूछ सकते हो। और इसके बाद बच्चों अब हम बातचीत करेंगे क्यूरी टेम्परेचर के बारे में, हम बातचीत करेंगे IH ग्राफ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ये भी हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? चलिए, तो ये वाली बातचीत करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करो, इसे कॉपी करो और एक बार इसे रीड करना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।